हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज वीड अगेन। सो ये वर्ड हिस्ट्री की सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू अमेरिकन रिवॉल्यूशन, देन हाउ द अमेरिका इज़ डिस्कवर्ड, राइट। देन डिवीजन ऑफ द न्यू वर्ल्ड, कैसे जो अमेरिका डिस्कवर्ड हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज़, कुछ स्पेन के पास कॉलोनीज़ गई, कुछ ब्रिटेन के पास, कुछ फ्रांस के बाद, एंड फिर उन कॉलोनीज़ के बीच में राइवलरीज हुई। फॉर एग्जांपल फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में एक राइवलरी हुई जिसे ट्रीटी ऑफ फ्रांस, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ, और जिसकी वजह से जो फ्रेंच की कॉलोनीज हो नाउ दैट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, राइट। तो ये हम लोग ने देखा था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टर्म भी देखा था, मर्केंटिलिज्म। इस टर्म को मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देना चाहता हूँ। मर्केंटिलिज्म बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें द कंट्री और नेशंस वेल्थ डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर दैट इट हैव, राइट। एंड इसकी वजह से क्या होता था, जो कंट्रीज़ हैं वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करती थी, बिकॉज जो एक्सचेंज जो पहले होते थे वो मनी के टर्म्स में नहीं होते थे, वो मेटल्स के टर्म्स में होते थे। तो जो उनके एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा करेंगे तो एक्सचेंज में वो प्रीसियस मेटल्स उनके कंट्रीज़ में आ जाते थे, राइट। और जो भी कॉलोनीज़ होती थी, कॉलोनीज़ क्या होता था, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। कॉलोनीज़ में वो रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्शन करवाते थे एंड देन सेंड बैक टू द मदर कंट्रीज़। वहाँ से फिर उसकी फाइनल प्रोडक्ट्स बना के वापस कॉलोनीज़ ऑल्सो, एक मार्केट प्लेस भी होता था, वापस कॉलोनीज़ में आके बेचते थे सामान को। और जो भी कॉलोनीज से सामान दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है, उसकी कंडीशंस होती थी कि वो मदर कंट्री के शिप से ही एक्सपोर्ट होगा, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने मर्केंटिलिज्म में देखा था। अगर आपको दोबारा अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार पार्ट 1 को देख लें एंड देन कम बैक अगेन टू वॉच दिस वीडियो। इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे कि वाई यूरोपियंस माइग्रेटेड टू द न्यू वर्ल्ड। क्यों यूरोपियंस न्यू वर्ल्ड दैट इज़ अमेरिका में बहुत सारे यूरोपियंस माइग्रेट किए, राइट। एंड देन कॉलोनीज़, जो भी कॉलोनीज़ उनके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। एंड जो भी ब्रिटिश लॉज, ब्रिटिश के क्या लॉज थे कॉलोनीज़ को रेगुलेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल नेविगेशन एक्ट्स। एंड फाइनली वी विल सी कि इनकी वजह से जो वहाँ के कॉलोनीज़ हैं, जो भी वहाँ पे थे अमेरिकन्स थे, उनको क्या फ़ायदा हुआ, क्या एडवांटेज हुआ एंड क्या डिसएडवांटेज हुआ। इतने टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड दिस लास्ट 4 टॉपिक्स विल कवर इन द पार्ट 3, और उसके बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा फाइनल। एंड एक सेपरेट वीडियो में मेंस के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में पार्ट 1 में बताए थे, 6 to 7 क्वेश्चंस थे, उनको एक सेपरेट वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस कर दूंगा। तो अगर आपको उन क्वेश्चंस को भी देखना होगा तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, वाई यूरोपियंस माइग्रेटेड टू द न्यू वर्ल्ड। ये क्यों यूरोपियंस जो है न्यू वर्ल्ड में दैट इज़ अमेरिका में माइग्रेट किए, तो उसके कुछ रीजन्स हैं। फर्स्ट वन इसकी वॉर ऑफ जेनोसाइड्स, राइट। कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे वॉर ऑफ जेनोसाइड्स हो रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ के पीपल मतलब डर रहे थे, और उस डर की वजह से दे माइग्रेटेड टू द अमेरिका, राइट। जो वहाँ पे पुअर पीपल थे, जो स्लेव्स थे, उनको क्या होता था, फोर्स किया था द गवर्नमेंट की साइड से कि यू हैव टू फाइट द वार अदरवाइज यू विल बी डिटेंड। तो वो उनको ये भी डर होता था कि अगर वॉर में फाइट करेंगे तो दे माइट गेट किल्ड, तो उसकी वजह से भी दे माइग्रेटेड टू द न्यू वर्ल्ड। देन और भी बहुत सारे रीजन्स थे, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन्स आए टू अर्न प्रॉफिट। बहुत सारे लोग आए नई जगह, वहाँ पे जाके प्रॉफिट कमाएंगे। देन कुछ पॉलिटिकल टॉर्चर्स हुए, उससे बचने के लिए लोग आए। देन रिलीजियस फ्रीडम, राइट। मेनी पीपल को लगता था कि वहाँ की गवर्नमेंट उनके पर्सनल रिलीजन मैटर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, तो दे वांट रिलीजन फ्रीडम, सो दे केम टू द अमेरिका, राइट। दैट इज़ न्यू वर्ल्ड। फाइन। उस टाइम की जो कॉलोनीज है, राइट, तो जब अमेरिका मिला था, राइट, व्हेन यूरोपियंस गॉट टू नो कि अमेरिका एक है, राइट, उसको न्यू वर्ल्ड बोला, तो इट वाज फर्स्ट, जो क्वीन एलिजाबेथ वन है, उन्हीं क्वीन एलिजाबेथ वन, सी वाज द फर्स्ट टू एनकरेज, राइट। उन्होंने यूरोपियंस को एनकरेज किया कि गो एंड वहाँ पे जाके कॉलोनीज बनाओ, राइट। बट उन्होंने सिर्फ उनके उनके राज में वो चीज़ नहीं हुई। फाइनली व्हेन किंग जेम्स वन हैज़ कम, तो उनके राज में लंदन एंड प्लाईमुथ करके 2 कंपनीज वहाँ गई, एंड वहाँ पे वो कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वहाँ कॉलोनी अपनी बनाना शुरू करी। जैसे कि फॉर सेम चीज़ इंडिया में भी हुई थी। इंडिया में हाउ ब्रिटिशर्स हैव कम, दे हैव कम्ड एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड फाइनली सालों, like around in next 100 years they have converted into a full
उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था इंडिया पे। तो सेम चीज़ उधर भी हुई थी। यू कैन सी इन 1607 एक जेम्स टाउन कॉलोनी उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी नियर द रिवर जेम्स, ओके, इन वर्जीनिया, राइट, उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी थी। और फाइनली स्टिल 1763 25 लाख सेटलर्स, राइट, जो भी कॉलोनीज थी उसमें 25 लाख यूरोपियंस हैव सेटल्ड, राइट, इनटू दोज 13 कॉलोनीज, स्पेशली जो 13 कॉलोनीज जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, जो ब्रिटिश की 13 कॉलोनीज थी, जो कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न रीजन में है, राइट। यू कैन सी ये जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न वाला रीजन है ये ब्रिटिश के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा था, और यही कॉलोनीज थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह एंड आउट था। तो फाइनली टिल 1763 25 लाख यूरोपियंस हैव सेटल देयर, और उनमें से जो 90% जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, एंड 10% ऑफ देम वेयर अदर यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रेंच, जर्मन्स, पुर्तगीज एंड दच। सो ओवरऑल जो मेजॉरिटी वहाँ पे दबदबा ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा था। फाइन, so these are the 13 colonies, as you can see in the figure, okay। अब जो भी 13 कॉलोनीज थी उनमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के, कम्युनिटी के लोग थे। फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन कम्युनिटी पुरिटन्स, राइट, पुरिटन्स करके कम्युनिटी है। तो इनका ये कम्युनिटी ऐसी थी, इनका मानना होता था कि ये दे वांट रिलीजियस फ्रीडम, राइट। दिस इज द कम्युनिटी ऑफ पीपल हु वांट रिलीजियस फ्रीडम। दे फील कि रिलीजन इज़ अ पर्सनल मैटर एंड गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इनटू दैट, राइट। तो जो इस कैटेगरी के लोग थे दे गॉट सेटल इनटू मैसाचुसेट्स, राइट। देन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, होप यू विल बी नोइंग। तो बेसिकली एक लुइस किंग थे, लुइस 16, राइट, उनकी एक क्वीन थी कैथरीन ऑफ एरागन, राइट, कैथरीन ऑफ एरागन, सी वॉज हर क्वीन। तो सी वॉन्ट्स टू गेट डाइवोर्स विद हर क्वीन, राइट, उनके साथ वो डाइवोर्स करना चाहते थे। बट वहाँ पे क्या होता था, पोप होते थे, राइट, दे आर द हेड ऑफ द चर्च एंड ऑल। तो पोप ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया, नो ही कांट डाइवोर्स हर क्वीन, राइट। तो अब आया लुइस 16 को गुस्सा, उन्होंने कहा कि अब हम पोप की नहीं सुनेंगे, हम खुद ही एक अपना राज, अपना सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे, राइट। तो बेसिकली अब दो कैटेगरीज में लोग वहाँ डिवाइड हो गए। एक क्या हुआ, एक प्रोटेस्टेंट्स हो गए जो लुइस के साथ थे, जो लुइस की बातों को मान रहे थे कि या अब हम लोग पोप की बात नहीं सुनेंगे, हम लोग वी विल डू इट बाय योर ओन, राइट। एंड एक थे कैथोलिक्स, राइट, जो फील की जो ट्रेडिशनल वे है वैसे ही चलना चाहिए था। तो जो मेजॉरिटी थे वो प्रोटेस्टेंट्स थे और कैथोलिक्स बहुत माइनॉरिटी लोग थे। तो वहाँ पे कैथोलिक्स का प्रोसिक्यूशन होने लगा और फाइनली कैथोलिक्स को भी माइग्रेट करना पड़ा फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज टू द अमेरिका, राइट। और कैथोलिक्स बेसिकली सेटल हुए इन मैरीलैंड, ओके, इन मैरीलैंड। नेक्स्ट डेबिटर्स मीन्स कि बहुत सारे लोग थे जो बहुत ज़्यादा लाइक ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, बहुत सारा लोन ले रखे थे यूरोपियन कंट्री से, और अब उनके पास पैसे नहीं थे लोन को पे बैक करने के लिए, तो वो भी आके सेटल हो गए थे न्यू वर्ल्ड में, राइट। दे वर सेटल इनटू जॉर्जिया। सेम एक क्वेकर्स करके कम्युनिटी है, दे गॉट सेटल इनटू पेंसिल्वेनिया, राइट। एंड देन न्यूयॉर्क की जो कॉलोनी है उनको उन्होंने ब्रिटिशर्स ने डच से जीत लिया था वॉर में, राइट। तो वो लोग वहाँ पे जाके सेटल हो गए थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो भी जितने कॉलोनीज़ हैं उस कॉलोनीज़ में डिफरेंट कैटेगरीज के लोग थे, राइट, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रीजन्स के लोग थे, राइट। और हर कॉलोनीज़ में डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और खुद के उन्होंने अपने लॉ बना रखे थे, राइट। तो एक पूरा हाइब्रिड कल्चर था उन 13 कॉलोनीज़ में जो अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में था, राइट। एक बार हम जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ कॉलोनीज़ के बारे में देखते हैं। तो जो नॉर्थ में कॉलोनीज़ थी, राइट, नॉर्थ में जैसे ये फिगर है, नॉर्थ में जैसे मैसाचुसेट्स हुआ, न्यू हैम्पशायर हुआ, देन रोड आइलैंड। सो या ये सब क्या थे, ये थोड़े हिली एंड स्नोवी एरिया थे, दे आर नॉट अनफिट फॉर कल्टिवेशंस। देन मिड में हमारा न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हाईली डेवलप्ड थी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइक वाइन एंड शुगर, राइट, शुगर के बाई प्रोडक्ट्स लाइक की मोलासेस एंड रम, ये सब प्रोड्यूस होते थे। साउथ में नॉर्थ कैरोलिना एंड वर्जीनिया, राइट, यहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट हुआ करता था, एंड कल्टिवेशंस ऑफ फूड ग्रेन्स, कॉटन, शुगर एंड टोबैको, ये सब चीज़ें हुई करती थी। तो ये बेसिकली हम लोगों ने जो भी कॉलोनीज़ थी, जो 13 इंपॉर्टेंट कॉलोनीज जो थी
ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा दबदबा था, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा ग्लिम्स देख लिया, राइट। ओके, और भी देख लेते हैं। जो कॉलोनीज़ हैं, कॉलोनीज़ के क्या होता था, कॉलोनीज़ एक अपने आप में एक सेल्फ गवर्नमेंट उनकी होती थी, राइट। एक उनकी असेंबली काइंड ऑफ पार्लियामेंट भी होता था, गवर्नर होता था। वो टाउन मीटिंग्स करते थे। टाउन मीटिंग बेसिकली होता था जिसमें वो लोगों की समस्याओं को सुनते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। एज यू कैन सी, ये टाउन मीटिंग हो रही है, जो भी वहाँ के गवर्नर वगैरह हैं वो लोगों की प्रॉब्लम्स, या जो भी वहाँ पे लीडर्स होते थे, लोगों की प्रॉब्लम को सुनकर रिजॉल्व करते थे, राइट। तो काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ चीज़ें भी वहाँ पे थी, राइट। और बहुत सारे न्यूज़पेपर भी डेवलप्ड हुए, राइट। फॉर एग्जांपल यू कैन सी बोस्टन न्यूज़ लेटर, फर्स्ट न्यूज़पेपर। सो मीडिया और प्रेस, इनका भी थोड़ा थोड़ा फ्रीडम वहाँ पे था, आने लगा, राइट। अमेरिकन मर्करी, द न्यूयॉर्क गैजेट। बहुत सारे उन कॉलोनीज़ में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ओपन होने लगे, जिससे लोगों में इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस आने लगी। लाइक पेंसिल्वेनिया में सबसे पहले क्वेकर्स ने बच्चों के लिए एक स्कूल या इंस्टीट्यूट खोला। देन हार्वर्ड कॉलेज इन कैम्ब्रिज सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। देन विलियम एंड मैरी कॉलेज इन वर्जीनिया ओपन हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन फ़िलोसॉफिकल सोसाइटी भी ओपन करी, राइट। तो इसकी वजह से पूरा जो जर्नलिज्म है एंड एजुकेशन, ये पूरा फैल गया और लोगों को एक नई ज़िंदगी दिखाई देने लगी, और सबके दिल में एक इस नेशनलिज्म की एक जो भावना है वो उजागर होने लगी। सेम में थॉमस पेन अपनी बुक कॉमन सेंस में नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, रैशनलिज्म के बारे में लिखते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस है और बढ़ती गई, राइट। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1764 में एक कॉलोनियल कांग्रेस, राइट, बुलाई, जिसमें लाइक हर कॉलोनी के मेंबर थे। एट एलाबामा एक जगह वहाँ बुलाई, और बोला कि सारे कॉलोनीज़ का एक ग्रुप, लाइक एक फेडरेशन बना लो। बट उनके आइडिया को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, राइट। उनके आइडिया को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। सो ओवरऑल जो भी वहाँ कॉलोनिस्ट के लोग थे बड़े अच्छे से रह रहे थे। लाइक लिबरलिज्म था, डेमोक्रेसी थी, प्रेस का था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था उनके पास, राइट। और लेकिन वो कॉलोनी तो ब्रिटिशर्स की ही थी। तो ब्रिटिशर्स के जो लॉज थे, राइट, जो उनके ट्रेड वगैरह में, जो ट्रेड वगैरह के लिए जो उनके लॉ थे, वो उनको थोड़ा सा परेशान करते थे, राइट। हम देखते हैं आगे। तो ब्रिटिशर्स के जो लॉज थे, एक एक करके हम देखते हैं। एक उनका नेविगेशन एक्ट था। तो अकॉर्डिंग टू देयर, ब्रिटिशर्स के नेविगेशन एक्ट में क्या था कि कोई भी अगर सामान है, ठीक है, कोई भी अगर सामान है, वो अगर उन कॉलोनी से इंग्लैंड में आता है तो वो इंग्लैंड के शिप से आएगा। इंग्लैंड से कॉलोनीज में जाता है तो वो इंग्लैंड के शिप से जाएगा, राइट, शिप ऑफ इंग्लैंड। और अगर वो कॉलोनी से किसी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर जाता है तो वो भी इंग्लैंड के ही शिप में होना चाहिए, राइट। और अगर दूसरे यूरोपियन कंट्री से इन कॉलोनीज़ में अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो वो क्या होता था, वो पहले इंग्लैंड आएगा उन कंट्रीज़ के शिप से, देन यहाँ पे वो सामान पूरा गिराया जाएगा, राइट। और फिर उसको अनलोडिंग की जाएगी एंड देन लोडिंग की जाएगी इनटू ब्रिटिश शिप, और फिर फाइनली उसको इन कॉलोनीज में भेजा जाएगा, राइट। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स हैं उनका एक रूल था कि कोई भी सामान अगर 13 कॉलोनीज तक आ रहा है, जा रहा है, वो ब्रिटिशर्स के ही शिप में होना चाहिए, राइट। ये उनका नेविगेशन एक्ट था। तो ये उनके ट्रेडर्स को बहुत परेशान करता था, क्योंकि जो लोडिंग एंड अनलोडिंग का जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाता था वो ट्रेडर्स या मर्चेंट्स को ही बेयर करना पड़ता था, राइट। एंड देन इनुमरेटेड आर्टिकल्स, लाइक ये जो प्रोडक्ट्स है, फर्स, सीप, स्मार्ट्स, इंडिगो, टोबैको, शुगर, पेंटाइन, ये सब चीज़ें अगर कहीं भी जा रहे हैं तो ये इंग्लैंड के थ्रू ही जाने चाहिए, राइट। ये ब्रिटिशर्स के थ्रू ही फिर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहिए, और वहाँ पर ब्रिटिशर्स उन लोगों से वहाँ पर टैक्स ले लेते थे, कस्टम ड्यूटीज़ लेते थे, राइट। और क्या लॉ थे, और लॉ था कि जो भी कॉलोनीज़ में जो भी इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे जो कि मदर कंट्रीज़ में ऑलरेडी बन रहे हैं। बेसिकली वो जो मदर कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक प्रोटेक्शन, एक सेफगार्ड देते थे, राइट, ताकि कंपटीशन को बचाए रखे, राइट। तो इसलिए जो भी मदर कंट्रीज़, जो भी ब्रिटेन में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो कॉलोनी में उन प्रोडक्ट्स को नहीं बनने देते थे, राइट। ओके, फाइन। अब एक इनका आयरन एक्ट ऑफ 1715 भी था। आयरन एक्ट 1750 में क्या था कि ये लोग कोई हार्डवेयर, कोई भी मशीनरी को अलाउ नहीं किए थे कॉलोनीज में बनने से,
इन्होंने 1750 में आयरन एक्ट पास किया कि कोई भी हार्डवेयर, कोई भी मशीनरीज इन कॉलोनीज में नहीं बनेगी, राइट। ये सब जो एक्ट्स थे वो लोग वहाँ के जो लोग को बहुत परेशान कर रहे थे, राइट। देन मोलासेस एक्ट ऑफ 1763, ये क्या है? मोलासेस बेसिकली इसको हम लोग एक ट्रायंगुलर ट्रेड है उससे हम लोग देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, सो एक ट्रायंगुलर ट्रेड कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। तो ये एज यू कैन सी इन द फिगर एज वेल, एक हमारे पास 13 कॉलोनीज हैं, राइट, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, देन हमारे पास अफ्रीका होता था, एंड देन कैरेबियंस, राइट, और वेस्ट इंडीज़, राइट, वेस्ट इंडीज़ एज यू कैन सी इन द मैप, दिस इज़ वेस्ट इंडीज़, दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ 13 कॉलोनीज। तो इनके बीच में एक ट्रेड का एक पूरा एक सर्कल था जिसको ट्रायंगुलर ट्रेड बोला जाता है, फाइन, ट्रायंगुलर ट्रेड। तो वो कैसे चलता था? तो बेसिकली पहले ये जान लो कि जो भी वेस्ट इंडीज़, जो भी कैरेबियन देश थे, उसमें आधी कंट्रीज़ ब्रिटिश के अंडर में थी, ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, और आधी कंट्रीज़ फ्रेंच के अंडर में थी, फ्रेंच की कॉलोनीज थी, राइट। तो जो भी 13 कॉलोनीज हैं, ये लोग क्या करते थे? रम और मोलासेस, रम एंड मोलासेस आई होप क्लियर होगा, ये दोनों शुगर के बाई प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट शुगर केन से मोलासेस बनता है, राइट, एंड मोलासेस को और एक्सट्रैक्ट करते हैं तो रम बेसिकली एक काइंड ऑफ एक अल्कोहलिक ड्रिंक हो जाता है। ओके, तो जो वहाँ के लोगों को बहुत वो पसंद था रम, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो ये 13 कॉलोनी से ये लोग रम बेचते थे अफ्रीका में, और उसके एक्सचेंज में वो लोग अफ्रीका से स्लेब्स बुला लेते थे। स्लेब्स मतलब वर्कर्स, पुअर वर्कर्स, उनको वो लोग बुला लेते थे, राइट। और फिर ये 13 कॉलोनीज से यहाँ से रम भेजा अफ्रीका, अफ्रीका से स्लेब्स बुलाया, और फिर ये लोग स्लेब्स भेज देते थे कैरेबियन कंट्रीज़ लाइक वेस्ट इंडीज़ में भेज देते। वेस्ट इंडीज़ में जो ब्रिटिश और फ्रेंच की कॉलोनीज है वहाँ भेज देते थे, राइट। तो फर्स्टली वो ब्रिटिश कॉलोनीज में ही भेजते थे, राइट। और जब ब्रिटिश कॉलोनीज में मोलासेस नहीं होते थे तो फ्रेंच कॉलोनीज में भेजते थे, राइट। तो वो 13 कॉलोनीज से दे विल सेंड द स्लेव्स टू द ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़, एंड वहाँ से इन एक्सचेंज ऑफ स्लेब्स दे विल टेक अवे द मोलासेस, और फिर मोलासेस को वो डिस्टिलेशन करके रम बना के फिर एक साइकिल फिर अफ्रीका में सेंड करेंगे, फिर स्लेब बुलाएंगे, फिर स्लेब को कैरेबियन देश में भेजेंगे, वहाँ से फिर मोलासेस लाएंगे और उसको कन्वर्ट करके रम, ऐसे पूरा एक साइकिल चलता था। तो हुआ क्या कि जो ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ था, राइट, यहाँ पे पूरे साल मोलासेस नहीं मिलता था, राइट। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 12 मंथ्स 8 मंथ्स में ही मोलासेस मिलता था। तो फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ क्या होता था, वो यही काम फ्रेंच वेस्ट इंडीज़ से करते थे, राइट। तो ये बात ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ को खटकती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर इफ़ दे आर डूइंग ट्रेड विथ फ्रेंच वेस्ट इंडीज़ फॉर मोलासेस, देन दे विल take a one custom duty, right, that would be 6 pence per gallon, 6 pence per gallon of molasses और रम जो वहाँ से मंगाते थे उस पर उन्होंने एक कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इनका बेसिक पर्पस था कि इंग्लैंड की जो वेल्थ है वो बनी रहे। ओके, तो जितने सारे एक्ट हुए लाइक आयरन एक्ट थे, मोलासेस एक्ट थे, देन नेविगेशन एक्ट थे, तो ये सब वहाँ के ट्रेडर्स को कुछ एडवांटेज भी मिला, वहाँ के ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, वहाँ के लोगों को, और कुछ डिसएडवांटेज भी मिला है, राइट। तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज, तो पहला एडवांटेज क्या मिलता था वहाँ के ट्रेडर्स को कि वो कॉलोनी ब्रिटिशर्स की थी। जो ब्रिटिशर्स की रॉयल आर्मी है वो उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन में पूरा ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता था। जो भी शिप्स वगैरह होती थी ब्रिटिशर्स की होती थी, बट हाँ एक सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग का एक्स्ट्रा चार्ज लगता था। अदरवाइज़ लोडिंग अनलोडिंग के अलावा जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो लगभग फ्री होती थी। ओके, देन वहाँ पे जो कॉलोनीज़ में जो कंपनीज थी उनको फॉरेन कंपटीशन से भी बचाया जाता था, राइट। जिसकी वजह से एक एग्जांपल भी है कि जो वर्जीनिया के टोबैको है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए थे, राइट, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं होता था कोई फॉरेन कंपनी वहाँ के इस्टेब्लिश करे, एंड ये सब प्रोटेक्शन बेसिकली ब्रिटिशर्स ने दे रखा था उन कॉलोनीज़ को। और क्या एडवांटेज थे? एक एडवांटेज वहाँ के लोगों को ये था कि जो भी आयरन एक्ट था, राइट, कि आयरन एक्ट का तो कोई भी हार्डवेयर मशीनरीज नहीं बनेगी, तो वो बट पेन एंड पेपर पे था। वो बहुत ज़्यादा उस घूसखोरी उस टाइम चलती थी। जो भी ऑफिसर्स होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो घूस वगैरह लेके और
कॉलोनीज़ में अलाउ कर देते थे, कॉलोनीज़ में मतलब सामान बन रहे हैं उसके एक्सपोर्ट को अलाउ कर देते थे अदर यूरोपियन एज वेल एज यूरोपियन कंट्रीज़ को, राइट। तो ये जो घूस वगैरह है, ब्राइबरी वगैरह है, ये सब की वजह से वहाँ के लोगों को मतलब थोड़ा सा लीनियंसी आ गई थी। वो लोग जो भी एक्ट्स वगैरह उसको बाईपास भी करते रहते, ओके, स्मगलिंग कर लेते थे आराम से कोई भी प्रोडक्ट्स को बना के, जो भी बैन वगैरह उनके एक्ट के थ्रू बैन से उनकी वो लोग स्मगलिंग कर लेते थे बाई पेइंग सम लिटिल अमाउंट ऑफ मनी और ब्राइबरी टू द उनके ऑफिशियल्स को। एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज एक मैंने बताया है कि उन जो ट्रेडर्स हैं उनका जो लोडिंग एंड अनलोडिंग का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता था जो खुद इन्हें पे करना होता था, राइट। एंड एक कस्टम ड्यूटीज़ जो मैंने बताया कि अगर ये थर्ड कॉलोनी से कोई भी प्रोडक्ट दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहा है या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से उन कॉलोनीज़ में प्रोडक्ट आ रहा है तो वो ब्रिटिशर्स के थ्रू ही जाएगा, वहाँ ब्रिटिश में पास होके ही जाएगा और वहाँ पे दे आर टेकिंग द कस्टम ड्यूटीज़, राइट। और जो भी ये लोग फॉलो नहीं करता था उसको दे यूज्ड टू पनिश, राइट। ऐसा नहीं है कि लोग फिर भी करते थे, लोग वहाँ पे स्मगलिंग वगैरह ये सब चीज़ें करते थे, बट या वंस दे आर कॉट दे यूज्ड टू बी गेट पनिश्ड by their armies, okay, fine. So I hope this video is clear to you. इस वीडियोज़ में हम लोगों ने अगेन 4 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया कि वाई यूरोपियंस माइग्रेटेड टू न्यू वर्ल्ड, राइट, और रीजन्स देखे क्यों यूरोपियंस माइग्रेट किए न्यू वर्ल्ड में। देन हम लोगों ने कॉलोनीज़ के बारे में थोड़ा सा देखा, उनका बैकग्राउंड के बारे में और कॉलोनीज़ में क्या जोग्राफिकल कंडीशंस है, ये वगैरह चीज़ें हम लोगों ने देखी। देन ब्रिटिशर्स के जो एक्ट थे, नेविगेशंस एक्ट्स लाइक आयरन एक्ट, मोलासेस एक्ट्स और ट्रायंगुलर ट्रेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको हम लोगों ने देखा। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग लास्ट 4 टॉपिक्स जो हैं इवेंट्स लीडिंग टू द रिवॉल्यूशन, कोर्सेज, कॉजेज और सिग्निफिकेंस, इसको हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद हमारा अमेरिकन रिवॉल्यूशन टॉपिक पूरी तरीके से कवर्ड हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप जाके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।